चलो, कौन सा था आपका? हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में सबसे पहले क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। क्या पढ़ेंगे? हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, को बताइएगा सिंपली। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसको मानते हो आप? अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, भाग कर आए हो, आपका ब्लड प्रेशर चेक करूँ, मैं बोलूँ 10 बार सीढ़ियाँ चढ़ो या एक बार भाग के आओ, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा, है ना? तो हाई, आप हाइपरटेंसिव हो गए। फिर आपको हाइपरटेंसिव हो, फिर आपके नहीं हो? बोलो भाई, क्यों? कितने इंटरवल के लिए होता है? कितना लॉन्ग? 1 दिन 2 दिन? आप 4 दिन स्ट्रेस में हो, 4 दिन आपका बीपी बढ़ा रहा, आप हाइपरटेंसिव हो कि नहीं हो? तो फिर किसको बोलते हैं हाइपरटेंशन? आप भी बता दो। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है बेटा? 120 बाय दिस इज सिस्टोलिक, दिस इज, और यूनिट क्या होते हैं? mm ऑफ मर्करी। डन। अगर याद रखो, अगर रेगुलर या एक लॉन्ग इंटरवल के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जा रहा है, इट विल क्रॉस 120/80, इससे ऊपर जा रहा है, मतलब जब भी आप चेक करो, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, आपने चेक किया तो आपका बीपी ऊपर जा रहा है ना, ऊपर वाला सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ज़्यादा आ रहा है ना, तो हाइपरटेंसिव हो एक रेगुलर टाइम के बाद। ये नहीं है कि अभी आप भाग के आ रहे हो, अब चेक किया तो बीपी तो बड़ा आएगा, 150 भी आ सकता है, 150 160/100 आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बॉडी का रिस्पॉन्स है ना, उसने हार्ट ने पंप करना है ना, तो तभी हार्ट कंपनसेट कर पाएगा बॉडी को। लेकिन अगर रेगुलरली, मतलब आप सो के उठे या आप नॉर्मली आपने चेक करवा लिया 2 घंटे, बल्कि ऐसे खाना खाने के बाद या घर पे लेटे हो, तो जब भी आप चेक करवाओ बीपी तो हमेशा ही हायर साइड पर आए तो हाइपरटेंशन। ठीक है। और अभी तक ये पता चला है कि मोस्टली आपको बताता हूँ कि 90% केसेस में इसका कॉज जो होता है वो अननोन होता है। क्या होता है? पता नहीं चलता कि ये हाइपरटेंशन है क्यों। 90% केसेस में आपको पता नहीं चलेगा ये हाइपरटेंशन क्यों है। ठीक है, डन, क्लियर। कुछ केसेस में आपको पता चलता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, जब आपको कॉज पता हो, है ना, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जब यू नो द कॉज, आपको कारण पता हो। कारण क्या हो सकता है? लिपिड्स बड़े हो सकते हैं, आप स्ट्रेस में हो सकते हो, इसमें भी बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा क्यों बढ़ रहा बीपी। लेकिन अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो कोई क्या है, अभी बस इतना ही है हाइपरटेंशन में कि इसका कॉज अननोन में है। प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोलते। सेकेंडरी में आपका कारण पता है कि लिपिड्स बड़े हैं या कोई और हार्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, किसी के कारण हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप अनचेक करोगे हाइपरटेंशन को, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपने अनचेक्ड छोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, बढ़ने दो, तो बड़ी जल्दी इट विल लीड टू द किडनी डैमेज, किडनी फेलियर हो सकता है इससे, सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हार्ट इशू आ सकते हैं, इसके अलावा ब्रेन में कोई ऐसा स्ट्रोक आ सकता है ना, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन में कोई आर्टरी फट सकती है। बहुत बीपी बढ़ जाए तो ब्रेन की कोई छोटी आर्टरी फट गई, थ्रोम्बोसिस हो गया, है ना, ब्रेन में क्लॉट आ गया, तो ये कुछ नहीं बोल सकते। अब कितना बढ़ जाए ये आपको नहीं पता ना, एकदम से बूस्ट मार गया बीपी तो क्या करोगे, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। क्लियर। दस % में पता होता है कि बिकॉज ऑफ द सम, कुछ लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, बीपी बढ़ रहा है, किसी को हार्ट का इशू है, ठीक है बीपी बढ़ रहा है, मुझे कारण पता है, कॉज पता है,
मोस्टली केसेस में मुझे कॉज पता ही नहीं है अभी बढ़ क्यों रहा है। अगर ये बढ़ता रहे तो बड़ी जल्दी ये हार्ट को, किडनी को या ब्रेन के वाइटल्स जो अपने ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज कर देता है बच्चे, सिंपल। ठीक है, अगर इससे ऊपर लगातार जा रहा हो, आपने नॉर्मली चेक करवाया हो, तो इसका कभी नहीं पता कौन सी एज है, क्या एज है, कब बढ़ रहा है, तो एक डॉक्टर भी आपको अच्छे से बता सकता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन। इसके लिए फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं भाई, वो लेनी पड़ेंगी आपको, उसकी बड़ी अलग कैटेगराइजेशन है। बहुत मेडिसिन आती हैं, प्रोप्रेनॉल आती है, टीनोलॉल आती है, एमलोपिन आती है, टेलमीसार्टन आती है, ऑलमीसार्टन आती है। ठीक है, लेकिन वो आपका पार्ट नहीं है, वो मेडिसिन याद करना आपका पार्ट नहीं है। डोंट रिकॉल दीज मेडिसिन। 50 तरह की मेडिसिन है, आप MBBS नहीं कर रहे, आप सिंपल +2 कर रहे हो बस। आपको बस अलग अलग तरह की मेडिसिन आती है, कुछ वेसल्स को डायलेट करती है, BP कम, मतलब अलग अलग मेथड है। हमने मेन मुद्दा क्या है, क्या कंट्रोल करना है, BP। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर डिजीज में एक मैंने आपको अभी सिंपल से करवाई है हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके अलावा एक है आर्थीरोस्क्लेरोसिस, एक है अथीरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरो और है एथीरो। आर्टरीज में क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं दे बिकम हार्डेंड, हार्ड हो जाती हैं, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। तो हमारी आर्टरीज जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा प्रेशर आया तो डायलेट हो गई, कम आया तो कम हो गई, है ना। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज दे बिकम द हार्ड, आर्टरी हार्ड हो गई तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो वो भी नहीं कर पाएंगी, तो अल्टीमेटली जो प्रेशर आ रहा है बल्कि वो नॉर्मलाइज कर नहीं पाती, है ना। अथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि बेसिकली एक क्लॉट टाइप डेवलप हो जाता है। मान के चलो ये कॉरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर एक हल्का सा क्लॉट टाइप डेवलप हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, और ये डायामीटर जो है ब्लड का ये कम होगा, अल्टीमेटली हार्ट को ब्लड कम जाएगा। अगर हार्ट को ब्लड कम जाएगा तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हो हार्ट को ऑक्सीजन भी कम जाएगी। हार्ट मसल्स जो हैं वो 24 घंटे पंप करते रहते हैं, आप सोते हो तो भी पंप करते हैं। तो जब उनको ऑक्सीजन कम जाएगी अल्टीमेटली वो काम करना एकदम से रुक सकते हैं, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो सिंपल। ठीक है ना, अगर हार्ट के मसल्स को, हार्ट जब पंप करता है सबसे पहले ब्लड अपने आप को देता है। अगर जब हार्ट ने पंप किया तो ब्लड अपने आप को देना चाहा तो उसमें से ब्लॉकेज है, कम जा रहा है। ऑक्सीजन हार्ट को पूरी चाहिए ना, हार्ट के मसल्स 24 घंटे जो है वो काम करते हैं। हार्ट के कम ऑक्सीजन जाएगी तो भाई मसल भी बोलेंगे भी बस क्या करें, कितनी देर काम करें। तो ये इसका कई कारण हो सकते हैं और मेन इसका कारण होता है अथीरोस्क्लेरोसिस का, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का डाउन हो जाना, प्लस यहाँ डायबिटीज़ में लिपिड प्रोफाइल हिल जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वो बढ़ रहे हैं, है ना। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बढ़ रहे हैं जब आप लिपिड टेस्ट करवाते हो। HDL अगर ज़्यादा हो लिपिड में, सुन लो बस, अगर HDL ज़्यादा हो, जितना HDL ज़्यादा उसका मतलब आपको उतना हार्ट अटैक के चांसेस कम। HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। VLDL, LDL सिंपल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स वो हार्ट के लिए, बॉडी के लिए खतरनाक है। ठीक है, और शुगर डायबिटीज़ के साथ डिसलिपिडीमिया बोलते हैं इसको, जब लिपिड्स हिल जाते हैं बॉडी में तो ये गिफ्ट में मिल जाते हैं। गिफ्ट कुछ नहीं, गिफ्ट है बस, आपको कुछ करना नहीं। हाँ आजकल तो वैसे भी बड़े, अगर आप ऐसे ही खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना, ट्रांस फैट्स बहुत खा रहे हो बेफालतू, कोई दिक्कत तो आएगी भाई। पिज़्ज़े खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, बॉडी में डाल रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये सब हिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसके लास्ट मीन्स, इसके बाद है बेटा CHD, कॉरोनरी हार्ट डिजीज। ये भी कुछ सिमिलर इसके है। हाँ, ये तो ऊपर वाला जो था आर्टीरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि आर्टरीज हार्ड हो जाती है। सिगरेट पीना एक बड़ा, सिगरेट पीने से भी मैं मानता हूँ आर्टरीज बिकम हार्ड। और भी कई कारण होते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग वन ऑफ द मेन कॉज द आर्टरीज बिकम हार्ड। और आर्टरीज हमेशा क्या चाहिए हमारे, सॉफ्ट। हाई प्रेशर है तो डायलेट, कम है तो नॉर्मल।
अगर वो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती तो दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या है, वही है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, पता है ना, अभी मैंने बोला था ना, और कोरोनरी वेन्स भी होती हैं। अब ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी नहीं दे पा रही मसल्स, तो मसल्स चोक करेंगे, काम उतना नहीं करेंगे जितना हार्ट काम करना चाहता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या आ जाता है? एंजाइना पेक्टोरिस, इसकी कैटेगरी है एंजाइना पेक्टोरिस। सेक्लोरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो पेन इन चेस्ट, मेन क्या होता है, यहाँ पर चेस्ट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द, फिर वो बढ़ता जाता है और वो दोनों तरफ स्प्रेड होता है। एंजाइना में पेन होता है चेस्ट में। तो चेस्ट में पेन होना तो एसिडिटी भी हो सकती है, हमें नहीं पता, और हो सकता है आजकल तो बड़ी यंग एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी मुझे मेरा फ्रेंड मिला तो ही वॉज ओनली 36 ईयर ओल्ड, कहता मुझे स्टंट पड़ा। कमाल है, कहता दर्द उठी, ले गए डॉक्टर के पास और जाके उन्होंने बोला भी ब्लॉकेज है भाई सारी, स्टंट डाला। स्टंट पड़ा है ना, पढ़ाया था स्टंट क्या होता है बेटा, वैसे स्प्रिंग टाइप सा है ना, आर्टरी को ओपन कर देता है। मान के चलो यहाँ ब्लॉकेज है, तो जब ये डाल दिया तो थोड़ा ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ गया और ब्लड सप्लाई बढ़ गई। आजकल कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो अपना भाई ध्यान खुद रखो, कोई एज नहीं है किसी चीज़ की। यंग हो तो हाँ, यंग में एज में थोड़ा फ़ायदा होता है कि थोड़ा रिकवरी रेट या थोड़ा चांसेस कम होते हैं। एंजाइना में पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होती है और दोनों तरफ बेटा फैल जाती है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, पेन इन चेस्ट होना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब पेन होती है तो यू फील रेस्टलेसनेस, एनजाइटी भी हो सकती है आपको, है ना। आपकी स्किन और आपका फेस थोड़ा पेल यानी कि पीला पड़ जाएगा एकदम जब दर्द होगी बहुत ज़्यादा। अब ये दर्द बहुत कम हो सकती है, हल्की हो सकती है, या एकदम से बहुत ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन कितनी नहीं मिल रही, थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो काम कर रहे हैं, या ज़्यादा नहीं मिल रही तो वो एकदम से चोक मारेंगे। ठीक है, तो हार्ट में पेन होती है। ठीक है, इसके अलावा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई बोलते हैं इसको, एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इसकी टाइप है बेटा, कॉर्नरी हार्ट डिजीज की ही टाइप है। तो इसी में क्या होता है, मेजर पोर्शन आर्टरी का मेजर पोर्शन जो होता है डेट बिकम द ब्लॉक बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोस की वजह से मेजर एरिया बंद हो जाता है आर्टरी का, हार्ट को जाता नहीं, और इसी को हम एक नया नाम दे देते हैं हार्ट अटैक। इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं कि अब बिल्कुल ही वो चोक हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिली, दैट विल लीड टू द हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक। ठीक है, क्लियर है बच्चे, डन। इसमें कोई डाउट किसी को? एंजाइना में हल्का सा अभी वो स्टार्ट हुआ है, सिक्लोरोसिस हुआ है अभी, इसके बाद वो थ्रोम्बोस बन गया, पूरा बंद कर दिया उसने। पाइप है, पाइप में ब्लॉकेज आ जाए तो पानी आगे नहीं जाएगा ना, पानी की सप्लाई कम हो जाएगी ना, तो हार्ट के मसल की सप्लाई ब्लड की कम हो गई,
ऑक्सीजन कम मिलेगी, ज़्यादा तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक फैटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। और हो सकता है कई बार आप टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच गए, इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। फिर लाइफ लॉन्ग जो भी है आपको मेडिकेशंस खाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए 100 मेडिसिन है, अब हमें उस पर नहीं जाएंगे। मेन काम क्या आ जाता है कि थोड़ा सा सैर, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। ये ऐसी बीमारियां जो आपको करवा रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है, और लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा कर लोगे तो इसके चांसेस कम है, चांसेस कम है। एक बंदे को डायबिटीज़ हो गई, वो कहता है मेरी कितनी देर में ये मुझे होगा, कितनी देर में मुझे मान के चलिए न्यूरोपैथी हो सकती है, या नेफ्रोपैथी हो सकती है, या मुझे रेटिनोपैथी हो सकती है। तो दैट डिपेंड कि आपका कंट्रोल कितना अच्छा है। कुछ लोगों को 5 साल में हो सकती है, कोई 2 साल में, किसी को 10 साल में भी नहीं होती। बीपी कितना अच्छा कंट्रोल है, और आपका डायबिटीज़ लेवल मान के चलो कितना अच्छा कंट्रोल है। तो कंट्रोल तो आपको ही करना है। अच्छा कंट्रोल है तो वो जो काम 5 साल में या 3 साल में होना है, 10 साल 20 साल में हो, लंबा समय पड़ जाएगा। आप उसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल में होना है, मैंने उसको 20-25 साल में तब्दील कर दिया बस। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड कंट्रोल। तो कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, शुगर वाला, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई क्या करो, कंट्रोल करो, मेडिसिन के साथ कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल कंट्रोल करो, सैर करो, चिकनाहट वाली चीज़ें कम खाओ, ठीक है। बाकी मेडिसिन तो जो है वो है ही, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ये वो है जो प्रश्न में थोड़ा बहुत पाठ किया था इसका, तो अभी भी थोड़ा बहुत है इसका पेंडिंग। उसके बाद आर्थराइटिस, ठीक है। ये सिंपल, इसमें 2-3 कैटेगरी करेंगे। आर्थराइटिस क्या होता है, तो कौन बताएगा? आर्थ का मतलब ज्वाइंट, राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। अब इसकी भी कैटेगराइजेशन है, कितनी इन्फ्लेमेशन हुई है ना, परमानेंट है कि टेम्परेरी है। आप गिर गए, थोड़ी इन्फ्लेम, बहुत अलग बात है। अब कैसा हुआ, क्या हुआ, उसकी कैटेगराइजेशन। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो सबसे इनकी मेन कैटेगरी पढ़ते हैं, रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस। आर ए फैक्टर चेक करवाते हैं डॉक्टर। रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस, रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको गठिया भी बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन साइनोवियल जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल जॉइंट। हमारे जॉइंट में एक फ्लूइड होता है जिसको आप लोकल भाषा में क्या बोलते हो, ग्रीस, है ना। तो वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और बेसिकली आरए जो है, ये माना जाता है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसका 100% क्योर मुझे तो नहीं पता कहीं भी है, लेकिन इसकी वो वही लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है। और ये सारे छोटे जॉइंट से लेकर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर फिंगर, ये वाले जॉइंट्स, ये वाला ह्यूमरस हो गया, आपका पेल्विक वाले हो गए, या आपके जॉइंट्स, बड़े जॉइंट, सबको इफेक्ट करता है। और पेशेंट को कई बार उठना चलना, और अगर इसका थोड़ा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डिफॉर्मेलिटीज़, उंगलियां टेढ़ी ऐसे विंगी टेढ़ी हो जाती है, पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा आरए में, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मान के चलते हैं कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही कहीं ना कहीं अटैक कर दिया, कोई ना कोई कुछ हो गया ऐसा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। होगा क्या, तो ऑब्वियस है, जो बोन्स हैं उनके ऊपर कार्टिलेज होता है ना, जो आपस में टकराने से उसको रोकते हैं। तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज क्या है, इरेज ख़त्म हो गया, ख़राब होना शुरू हो गया। एक टाइम आएगा आपस में दोनों बोन्स टकराएंगी, और जैसे बोन्स टकराएंगी तो पेन बहुत ज़्यादा होगा। फिर तो ज़्यादा पेन किलर खाने से एक और नुकसान होता है, तो किडनी इफेक्ट होगी। दर्द हो रही है तो पेन किलर खानी पड़ेगी, ज़्यादा पेन किलर खाएंगे तो किडनी इफेक्ट होगी। फिर कुछ ऑटो इम्यून, मतलब इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए, कंट्रोल करने की कुछ मेडिसिन आती हैं, मिथोट्रिक्सिट वगैरह या एजाथियोप्रिन, आजकल ये देते हैं इसमें। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही, पेन किलर के तो हैं ही। पेन किलर तो भाई एंड है, एंड में खाओ,
जब तक डॉक्टर ने लिख के दे अपनी मर्जी से पिए नहीं है, दर्द हुई तो गोली उठाई, चल अंदर, मत खाओ। अल्टीमेट सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेन किलर आपकी किडनी को करेगी। कोई भी डाइक्लोफेनाक है या इबुप्रोफेन है, सब खतरा। पैरासीटामोल को सेफ मानते हैं, सबसे सेफ पैरासीटामोल को मानते हैं। ये नहीं है मुंह उठाया और पेन किलर खा ली, उतना खाओ अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है। आप अब अभी डॉक्टर मत बनो, आप कोई भी अपनी मर्जी से मेडिकेशन तो मत करो, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि साइंस क्या है, एक समुंदर है। क्या है? समुंदर है, सिंपल। और समुंदर को चमचे से भरना चाहो भर सकते हो। अगर एक समुंदर के पास में चला जाऊं और एक चम्मच है मेरे पास और मैं बोलूं कि मैंने समुंदर को भर लिया, हो सकता है? आप समुंदर को, एक ओशन को चम्मच के साथ नहीं भर सकते। ये सच्चाई है कि नहीं? नहीं भर सकते बेटा। लेकिन एक दूसरी ऑप्शन और है। देखो, साइंस एक समुंदर है, आप एक चम्मच के बराबर हो। साइंस बायो बहुत बड़ी है, मैं तो एक चम्मच हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस, स्टूडेंट ऑफ बायो। मैं तो कभी टीचर अपने को बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं कभी टीचर कोई इंसान बन ही नहीं सकता ना, इतनी बड़ी साइंस है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। फंडा ये है कि भाई अगर साइंस बहुत बड़ी है या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो बहुत बड़ी है समुंदर की तरह, आप एक चम्मच की तरह हो, तो आप चम्मच से उसको भर तो सकते नहीं, लेकिन हर रोज़ उस चम्मच को समुद्र में डुबोकर उसका टेस्ट या उसको चेक तो कर सकते हो ना। अगर आप वही कर लो ना, वही बहुत है। समुंदर से भर नहीं सकते ना, चम्मच लोगे तो समुंदर को खाली नहीं करोगे ना, लेकिन चम्मच से आप चेक तो कर सकते हो ना हर रोज़। मैंने एक आज चम्मच भरा, क्या है, एक चम्मच और भरा, तो उस चम्मच से भी कितनी नॉलेज आप ले सकते हो। साइंस को तो वो तो इनफाइनाइट है, साइंस तो इनफाइनाइट है। आप हम एक चम्मच हैं छोटे से, हाँ, लेकिन चम्मच को रोज़ गीला करके भिगोकर हम कुछ ना कुछ नया, गीला करने का मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना। हर रोज़ नया सीखेंगे और एक अच्छी जगह आप सीख जाओगे जितना आपको चाहिए। उसके बाद है आपका बेटा ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, है ना। बोन के सेल्स क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स होते हैं कि नहीं होते? ऑस्टियो आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज, मोस्ट कॉमन, ये बड़ी कॉमन है। मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज ऑस्टियो आर्थराइटिस, बड़ी ही कॉमन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये हैंड्स को, नीज को, हिप्स को, सभी मेन जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। हैंड को भी, हैंड जॉइंट्स को, नीज के जॉइंट को, ठीक है, सभी को ये इफेक्ट करेगी। इंसानों में, मेल्स में ये हिप को इफेक्ट करती है, हिप इन मेल्स, ठीक है। बाकी फीमेल में मोस्टली ये हैंड के जॉइंट्स को ले लो, उनको मोस्टली ये इफेक्ट करेगी, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये बड़ी कॉमन है, मोस्टली ये होती है, ठीक है। वुमेन में किसको इफेक्ट करती है? नीज एंड हैंड्स, और मेन में मोस्टली हिप्स। डन। आगे है गाउट एंड गाउटी आर्थराइटिस। गाउट क्या है भाई साहब? गाउट बेसिकली यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ जाता है, यूरिक एसिड, यूरेट सॉल्ट बढ़ जाते हैं बॉडी में। यूरिक एसिड आपने
अपने ब्लड में चेक करवाया सारा, किडनी, लिवर, किडनी में जब सारे चेक कराए, यूरिक एसिड, यूरिया, ब्लड यूरिया चेक करवाते हैं किडनी में सबसे पहले डॉक्टर, फिर क्रेटिनाइन। ये 2 मेजर मार्कर हैं किडनी के लिए। सबसे टॉप का मार्कर है क्रेटिनाइन, दूसरा मान के चलते हैं ब्लड यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ये तीनों खतरनाक है। नॉर्मल तो है तो नॉर्मल है, बढ़ जाए तो सब खतरनाक है। इसमें बेसिकली यूरिक एसिड या उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं, यूरेट्स, ये ब्लड में बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाएंगे तो दे स्टार्ट डिपोजिशन ऑन द जॉइंट्स, जॉइंट पर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका जब सुबह उठते हो हाथों में दर्द होती है हल्के से, पहले स्मॉल जॉइंट को इफेक्ट करेगा ना, एकदम से नीज को नहीं पकड़ेगा, एकदम से किसको पकड़ेगा, छोटे जॉइंट्स को। फिर धीरे धीरे अगर नहीं ट्रीट किया तो थोड़ा बड़ा जॉइंट, फिर बड़ा जॉइंट, फिर बड़ा जॉइंट, फिर बड़े जॉइंट, फिर उसको इफेक्ट करेगा, गाउट। ठीक है। यूरिक एसिड और उसके साल्ट ये बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है या उसके साल्ट मान के चलो यूरेट्स, इनका लेवल नॉर्मल लेवल से ब्लड में बूस्ट मार जाता है। ठीक है बच्चे। अगर यूरिक एसिड बढ़ने दो, यूरेट बढ़ने दो, तो एक काम ये और कर देते हैं, आपको एक चीज गिफ्ट भी देते हैं, क्या, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन हो जाता है क्योंकि वही यूरेट है जो अल्टीमेटली इकट्ठे होकर आपकी किडनी में क्या बना दिए उन्होंने, स्टोन बना दिए। तो इसके लिए ऐसी मेडिसिन देते हैं जो भाई साहब यूरिक एसिड को कंट्रोल करे, एक्सेस बॉडी के लिए बाहर निकाले। ठीक है। लॉड्रिक एसआर एक मेडिसिन है, ब्रांड नेम है लॉड्रिक एसआर। तो एक वो आती है, वो देते हैं डॉक्टर, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, क्योंकि इट विल लीड टू द स्टोन इन किडनी। किडनी स्टोन अब दिक्कत है, कई बार क्या होता है, किडनी स्टोन इतना बड़ा हो जाता है, आपको इंसान को पता नहीं चलता, पूरी पूरी किडनी डैमेज हो जाती है। किडनी स्टोन इतना बड़ा हो गया, उसको निकाल सकते नहीं, फंस के। छोटा मोटा किडनी स्टोन पेन होगी तो आप चेक करवाओगे, कई बार किडनी स्टोन इतना बड़ा 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 हो जाता है, पूरी किडनी खत्म कर जाता है वो। ये यूरिक एसिड, यूरेट्स तो बढ़ जाते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा। इसके कई कारण हैं, कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कुछ आपकी डाइट भी हो सकती है ना। आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें ऑलरेडी यूरिया या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, आप उसका एक्सेस इनटेक कर रहे हो, है ना। दैट्स ऑल बेटा, कुछ नहीं है। इसके बाद मेडिसिन आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। इसके लिए जो मेडिसिन आती है मुझे याद है, डेट इज कॉल्ड एलोप्यूरिनोल। जो एक आती है एलोप्यूरिनोल आती है, वो खाने के लिए देते हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा दूध का इंटेक कम करो, यूरेट सॉल्ट वाली जो सब्जियां हैं, बी वाली सब्जियां हैं, आपको बोल देंगे ब्रिंजल ब्रुंजल है कम खाओ, है ना। सैर करो, पानी वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ा दो आप, है ना। वाटर इनटेक बढ़ेगा तो अच्छे से यूरिन जो प्रेशर से आएगा, हल्का फुल्का स्टोन बनने के चांसेस है तो निकल जाएंगे। तो देखो बॉडी में स्टोन कहाँ से आ गया, प्रॉपर स्टोन जब निकलता है तो स्टोन होता है ना, कहाँ से आ गया प्रॉपर स्टोन। आप स्टोन भी खा लो तो भी टूट जाएगा अंदर आपका। एक स्टोन बन रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी माल फंक्शनिंग कर रही है, कहीं ना कहीं एंजाइम माल फंक्शन कर रहे हैं। कई बार आप कुछ खाते हो तो सीड अंदर निकल जाता है, ऐसे होता है आपको, होता है। खजूर खा रहे हो तो सीड अंदर चला गया, कई बार होया होगा। आप बेर खा रहे हो, मान के चलो कुछ ब्लू बेरी वगैरह, उसका सीड अंदर चला गया। तो ये थोड़ा कि सीड अंदर कहीं फंस गया, नहीं, वो तो बॉडी का सिस्टम है, उसने उसको खत्म करके निकाल दिया। ऐसा कुछ हो रहा है तो माल फंक्शनिंग होता, वो बॉडी आपका भाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपके ये वाली जो डिजीजेस थी ये खत्म, ठीक है। अब इसके बाद जो एक प्रॉब्लम थी कैंसर, वो एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैंसर तो अलग टॉपिक ही है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको करवाऊंगा आज एक बड़ा लंबा टॉपिक, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी, क्या है इम्यूनिटी, बोलो भाई। इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। अब ये कम काम करे तो पंगा, हम कहते हैं इम्यूनिटी इसकी कमजोर है। ज़्यादा काम करे फिर पंगा, मतलब देखो काम ज़्यादा करे फिर भी पंगा। हाइपर मतलब ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बॉडी का, बड़े WBC ज़्यादा काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपकी अपनी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे ना।
कहीं ना कहीं तो टारगेट करेंगे ना वो, अगर ओवर बेफालतू काम करेंगे। इम्यून सिस्टम जो है आपकी, हमारी बॉडी में भगवान ने एक नहीं बड़ी चीज़ों को इम्यून सिस्टम के रूप में दिया। इसका मेन फंक्शन है कि हमारी बीमारी को, बॉडी को कोई बीमारी ना। हजारों लाखों पैथोजन है जो हवा में, एरोब, एनारोब्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस हर रोज हमारी बॉडी में आने को ट्राई मारते हैं। और कारण बॉडी में कैसे आ सकते हैं? ओपनिंग, मुंह है, नाक है, आंखें, कान हैं, इसके अलावा यूरिनरी आपके जेनिटल पार्ट्स, दे आर ऑल्सो, वहां पर इंफेक्शन तो हो ही सकता है। दे वांट, दे ट्राई टू एंटर इन द बॉडी। या आपकी बॉडी में कट लग गया कहीं, वहां पर हम पूरा बैंडेज करते हैं ना, क्यों? कि वहां से भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर ना कर जाए। ठीक है, और हर चीज पर भगवान ने सिस्टम दे रखा है। आंखों में भी बड़ा कुछ दे रखा है, कानों में दे रखा है, अभी आपको पढ़ाता हूँ, मुंह में दे रखा है। हम कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन या ये फॉरेन पार्टिकल से हम बच सकें, ये हमें नुकसान ना करें। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? सिंपल आपको बता देता हूँ। ability of the body to protest against all type of foreign particle like bacteria, viruses, toxic substance, ठीक है, which enter the body. Immunity is also called disease resistance. The lack of immunity is called susceptibility. अब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, उसको क्या बोलोगे आप? ससेप्टेबिलिटी। लैक ऑफ इम्यूनिटी क्या बोलोगे? ससेप्टेबिलिटी। क्या बोलोगे? ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आप ससेप्टेबल हो किसी बीमारी के लिए। ठीक है, और इम्यूनिटी को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब इसकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को, इट्स कॉल्ड इम्यूनियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला नेचुरल इम्यूनिटी, नंबर 1 नेचुरल और इन्नेट। इन्नेट का मतलब आपको बाय बर्थ ही मिली है, मान के चलो, है ना। और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब यहां पर नेचुरल, एक बच्चा पैदा हुआ नेचुरल, कुदरती रूप से, इन्नेट या बाय बर्थ। नॉन स्पेसिफिक, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का फंगस या कोई बैक्टीरिया आया और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। ये भगवान ने नेचुरली आपके पास है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल बैरियर। सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या पढ़ोगे हम? दो तरह के होते हैं, स्किन एंड म्यूकस। ऑफ टू टाइप, स्किन एंड म्यूकस, म्यूकॉस बोल देते हैं। ठीक है, एक चीज है, स्किन कैसे आपको बचाती है तो बता सकता है? स्किन हमारी बॉडी में क्या है? सारी बॉडी पर स्किन है। स्किन की अपर लेयर कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये अपर लेयर है। ठीक है, हार्ड लेयर है, पानी में तो घुलती नहीं है भाई साहब ये। ठीक है, कैराटिन टाइप मान के चलो, पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो कोई भी फंगस बैक्टीरिया यहाँ पर स्किन आने की कोशिश करेगा तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम उसको रोक लेगी। लेकिन जब यहाँ पर आपको चोट लग जाती है तो स्ट्रेटम कॉर्नियम हट जाती है ना, तो उसके नीचे फिर और लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर है, फिर नीचे डर्मिस की लेयर हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर जा सकता है कोई भी पैथोजन। तो ये आपकी स्किन जो है, ये सारी बॉडी को एक तरह से बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी पैथोजन है उससे रोक दिया गया। उसके बाद आ गया म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, म्यूकस में आ जाएगा, स्किन क्लियर हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स,
म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या है? बोलो भाई। आपको कभी खांसी आई, मान के चलो खांसी आती है, कोई डस्ट पार्टिकल्स, आप एक्टिवा चला रहे हो, डस्ट पार्टिकल एकदम से आपने इंगल्फ कर लिया, ये एकदम से कोई ट्रक गुजरा या कोई चीज गुजरी, एकदम से मिट्टी घटा आया, एकदम से खांसी आई, है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं बॉडी में, लंग्स में, तो वहां पर जो मौजूद सीलिया हैं छोटे छोटे, है ना, तो एकदम से वो रिवर्स एक्शन करके जो म्यूकस की फॉर्म में आप स्पिट करते हो या खांसी आती है, बलगम टाइप जो बोलते हो, बाहर फेंक देते हो आप उसको, है ना। इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, वो भी एक हो गया ना, एकदम से एकदम मिट्टी आई मुंह में, आप उसको अंदर नहीं जा पाती ना, म्यूकस उसको क्या करता है, अपने पास चिपका लेता है, तो सीलिया भाई साहब उसको बाहर फेंकने में मदद कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो अंदर ही वो चिपका रहे। दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से बता सकते हो? खाना खाते हो, स्टमक में क्या है, क्या है? हाइड्रो है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोज मारता है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आपने पिज्जा बर्गर मजे से खा लिया, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या था, HCl तो उसको मार देगा। स्टमक की पीएच आपको पता हाईली एसिडिक, उसको मारेगा ये। और बाइल, बाइल ये भी नॉट अलाउ फॉरेन पार्टिकल टू गो, नॉट अलाउ फॉरेन पार्टिकल्स टू, बाइल है। और सिरुमन कहाँ होता है? कानों में, कानों को जो वैक्स है, कानों में कौन सी ग्लैंड है? सिरुमन ग्लैंड। तो जो कान की वैक्स होती है वो बिटर इन टेस्ट होती है, कड़वी होती है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाने की कोशिश करेगा तो मीठा पसंद करेगा ना, कड़वा तो पसंद नहीं करेगा। तो जो वैक्स आपके कानों में आती है, आप मजे से उसको ऐसे करके निकालते हो, तो वो आपके फायदे के लिए है। ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, वो निकालने का तरीका बता देगा। अदरवाइज अपने आप से वो रोज ईयरबड लेके ना ऐसे मत घुमाया करो, उल्टा टिम्पैनम कैविटी की तरफ, कान की पर्दे की तरफ वो वैक्स घुसेल देते हो। वो भगवान ने आपको फायदे के लिए दिया, कान की वैक्स, है ना, सिरोमन ग्लैंड्स है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा नाक के बाल, सबसे पहले आप जब जाते हो ब्यूटी पार्लर, नाक के बाल काटो, ये भाई साहब एक तरह का फिल्टर है। नाक के बाल क्या है? फिल्टर है, जितनी मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो सब ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर एयर आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स को भेजी जाए। सबसे पहले आप उसी को कहते हो कि क्लीन कर दे भाई साहब, सुंदर दिखने के लिए। उसको क्या है, उन्हें क्लीन कर दिया, लेकिन कितने पार्टिकल, मिट्टी, घट्टा, पता नहीं क्या क्या है, डस्ट पार्टिकल, सब आप अंदर मस्ती से अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रबल तो होगी, ठीक है बच्चे। इसके अलावा यूरिन, यूरिन, अब आप बोलोगे सर यूरिन कैसे? जब यूरिन की पीएच क्या होती है, क्या होती है? एसिडिक। जब यूरिन पास करते हैं तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर जितने बैक्टीरियाज या कोई कुछ भी अंदर कोशिश करते हैं घुसने का, तो एसिडिक पीएच की वजह से वो उसको किल कर देते हैं। यूरिन एसिडिक होता है तो कोई माइक्रोब्स हैं तो उसको किल कर देगा वो यूरिन, जब यूरिन यूरिनरी पाथवे से गुजरेगा, ठीक है। इसके अलावा वेजिनल सेक्रीशंस, सेम इन फीमेल, वेजिनल सेक्रीशंस भी यही होती हैं, दे आर ऑल्सो किल सम मैनी माइक्रोब्स, और हमने तो इतने डिटेल में पढ़ा है, ये भी एसिडिक होती हैं स्लाइटली, ठीक है, और माइक्रोब्स को किल कर देती है फीमेल में। इसके अलावा सीबम, सीबम सुना है?
सीबम क्या होता है? ये बाजार से मिलता है सीबम, 10 रुपए किलो। नहीं मिलता? क्या होता है सीबम? स्वेट। स्वेट आता है, पसीना आता है, तो थोड़ा सीबम ऑयल सब वो भी किल करता है। कुछ माइक्रोब्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, प्रोटेक्टिक एसिड फिल्म ओवर द स्किन, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। पसीना भी आएगा। सीबम। सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड इज कॉल्ड सीबम, सेबेशियस ग्लैंड इज देयर। सीबम, सेबेशियस ग्लैंड्स। कई बार सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर ऑपरेट करना पड़ता है छोटा सा, क्योंकि फिर वो वहाँ पर ऑयल टाइप जो है सीबम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सेबेशियस ग्लैंड्स, सीबम भी है। डन। चलो, इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा? बोलो भाई। जब आपको आंखों में टीयर्स आते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? लाइसोसोम्स, लाइसोलाइटिक। आंखों में पानी आता है ना, उसमें भी लाइसोसोम्स होते हैं। वो भी हमारा आंखों के में जो एक पर्टिकुलर आंख का जो आपका आंखों में जो नमी है, फ्लूइड है, ठीक है, उसमें उसकी भी एक पर्टिकुलर टॉनिसिटी होती है। और आंखों में आप जितने ईयर ड्रॉप्स डालते हो उसकी टॉनिसिटी आपकी आंखों के उस लक्रेमल जो फ्लूइड उसमें उसको मैच करनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी आंखों में डाला, जैसे आजकल बाबे बोलते हैं। अभी कुछ एक बंदे ने मुझे ड्रॉप्स दी, अभी कार में पड़े होंगे, 10 दिन डालो आंखों में, डालो आंखों की रोशनी ठीक। मुझे 23 साल पहले, 24 साल पहले स्पेक्स लगी थी, तब बड़े बंदे स्पेक्स लग गई, ये आई ड्रॉप लो, ये बाबा है उसने दिया है, 10 दिन डालो, 20 दिन डालो। कुछ ऐसे बाबे भी हैं जो मेरे पास आओ आंखों में ड्रॉप्स डालो, वो कहते हैं ऐनक भी तोड़ देते हैं। जाओ, मैं सच बोलता हूँ, और मैंने कई सुने भी हैं, वो मैंने आंखों से देखा भी। आप वहाँ पर लोग जाते थे, आंखों में ड्रॉप डाले, ऐनक तोड़ दी। मैं कभी आंख ठीक ना ठीक हो, 500-700 हज़ार की ऐनक तो तोड़वा के मैं जरूर आऊँगा। आपा नहीं जाना, छोड़ो। कभी नहीं पंगा लिया अपनी आंखों से। जो डॉक्टर ने मुझे बोला आप वही आई ड्रॉप डाले, और भगवान की कृपा से जितनी निगाह पहले थी तो थोड़ा बहुत 0.25 का फर्क पड़ा होगा। पहले 0.75 था, अब 1 नंबर या 0.75 से सेम टाइप होगा कुछ। अभी मैंने थोड़ी दिन पहले चेक करवाया था, रेगुलर लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाबू के चक्कर में पड़ जाता तो पंगा और पड़ जाता। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो कभी भी इन जो है ना, ये जो ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, सड़क 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 छाप, इनके चक्कर में मत पड़ो। प्रॉब्लम है, गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर, टेस्ट कराओ, मेडिसिन लो, जो बोलता है एक ऑथेंटिकल डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर, उसके बाद अपनी शान पत्ती मत करो। स्पेशली अपने आपके हर बॉडी का ऑर्गन बड़ा वाइटल है भाई, हर बॉडी, आंख हो, दांत हो, कान हो, ना कुछ भी, अपनी तरफ से पंगा मत लो। देखो आप सजेशन, अब शौर्य है मेरा बेटा, आपको पता, उसको आंख को वो रब करता था, रब करने से क्या होगा, कॉर्निया घिस गया, उसको 1.5 नंबर आया सर, उसका सिलेंड्रिकल का, सिलेंड्रिकल का 1.5। एक स्फेरिकल होता है जो हम लगाते हैं, एक सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल नंबर क्यों आता है? आपको आंखें रब करते हो, ड्राइनेस हो गई, आप रब करने लगे, तो कॉर्निया जो है वो आगे वाला घिस जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म उसको बोलते हैं। उसका नंबर आ गया 1.5, उसको स्पेक्स बना के देनी पड़ेगी। अब घर वाले बोलते हैं रिश्तेदार, ये दारू डाल दो, ये आंखों में डाल दो, ये आई ड्रॉप डाल दो। मैं कुछ नहीं डालना, हम बढ़िया सी एक स्पेक्स बनवाएंगे और ये लगा लेंगे, कुछ नहीं हो चला। उम्र के हिसाब से वो नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए नेवर, आपको बता रहा हूँ, आंखों को रब मत किया करो। रब लगे तो पानी के छट्टे मारो, डॉक्टर के पास जाओ। ड्राइनेस इज वेरी डेंजरस फॉर आइज। कॉर्निया आप उसको घिसा रहे हो अपने कॉर्निया को, ऐसे एक दिन में नहीं होगा ना, लेकिन लगातार मोबाइल टीवी देखने से वो फिर उसका वो दिक्कत है, उसका वो घिस घिस के दिक्कत कर रही है। अपने बेटे की बात बोल रहे हैं,
हटता नहीं था वो, टीवी मोबाइल समझाते थे। उस दिन डॉक्टर के पास गए, कहता ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख रहा था। जब डॉक्टर ने नंबर निकाला, मैं कहा अब सारा कुछ ठीक हो गया। लगा जरा 1.5 नंबर। अब ठीक है, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो नंबर भी ऐसा होता है, मुझे जितना पता है सिलेंड्रिकल का, अब उसको थोड़ा टिल्ट विल्ट भी नहीं कर सकते, तो वो पर्टिकुलर एंगल पर वो फोकस करना होता है उसको। अब थोड़ा सा उल्ट पुल्ट हुआ, मान के चलो आपने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है उससे। सच्चाई है। तो बोलता हूँ बेटा आंखों में दिक्कत है, पानी मारो, डॉक्टर के पास जाओ। कभी भी ये ओझा लोग जो होते हैं, जादूगर, ये वो ऐसा कर दिया, ऐसे कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। चलो अभी इसके बाद हम सिंपल मैं आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। तो इम्यून सिस्टम पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में देखा कि हमारी बॉडी के ऊपर तो भगवान ने ये दिए हैं, सारा कुछ है, स्किन है, म्यूकस है, लाइसोसोम्स है, और एक सिंपल एक ही चार्ट में खत्म कर दूंगा, WBC, जिसको आप क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स। तो ये 2 तरह के होते हैं, आपको पता है कौन से हैं? एक ग्रेनुलोसाइट्स एंड, हाँ तो कौन से होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स? हाँ कौन से होते हैं, नाम बताओ। वाह भैया, कौन से होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स? दे हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। और कुछ होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, कौन से होते हैं, बोलो बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, आगे भी करवाना है। ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं? दे हैव उनके साइटोप्लाज्म में छोटे 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 ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो क्या होते हैं इनकी कैटेगरी, कौन सी होती है? जल्दी बोलो भाई। ग्रेनुलोसाइट्स में कहाँ क्या पढ़ते हैं हम, याद करो। बेसिनोफिल याद आएगा, इओसिनोफिल, मोनोसाइट भी पढ़ा होगा कहीं, कहीं लिम्फोसाइट भी पढ़ा होगा। बी लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, है ना। कुछ सेल आपने पढ़े होंगे, आपको याद होगा, इओसिनोफिल्स याद है, बेसिनोफिल्स या बेसोफिल्स याद आया, न्यूट्रोफिल्स याद आया, मोनोसाइट याद आया, सबसे बड़ा न्यूक्लियस इसका होता है बीन शेप, लिम्फोसाइट याद आया, बी लिम्फोसाइट एंड, आया याद, सभी कैटेगराइजेशन है, ये +1 में आपको करवाया हुआ है इनमें, ठीक है। और इनको पॉलीमॉर्फिक भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो WBC है स्पेशली न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फिक होती हैं, और ये एक चीज करते हैं डायपेडेसिस। अगर आपको याद होगा कि ये वेसल से, ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर अमीबिक शेप्स, और दे रीच द साइट ऑफ इंफेक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे इम्यून सिस्टम के आपके सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम बढ़ते हैं, पढ़ लो, +1 के टॉपिक है यार, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोनोफिल। अब बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप होता है, न्यूट्रोफिल का मल्टी लोब्ड होता है, इओसिनोफिल का वो हेडफोन टाइप आपको बताया था, ऐसे होता है ना। तो ये स्टेन किससे होते हैं, बेसोफिल जो होते हैं वो बेसिक डाइज से, इओसिनोफिल एसिडिक, न्यूट्रोफिल दोनों डाइज से, न्यूट्रल डाइज से। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दे पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, उसको उस कैटेगरी में डालते हैं, दे डोंट हैव द ग्रेन्यूल्स। डन, चलो आगे है कुछ, हाँ एक टॉपिक छोटा सा, एक पता, इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, सूजन होगी, है ना, यही है। तो बेसिकली है क्या इन्फ्लेमेशन, बॉडी का कौन सा रिस्पॉन्स है, डिफेंसिव रिस्पॉन्स, डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इन्फ्लामेशन। इसमें हम क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन होती है रेडनेस होती है, थोड़ा वो चीज रेड हो जाती है, और क्या होता है, पेन होती है, और क्या होता है, रेडनेस होती है, और वेरी गुड, और
वहां पर आपको थोड़ा सा हीट भी लगेगा, उस एरिया को और बाकी एरिया को मैच करना, वो वाला एरिया थोड़ा हीट वाला एरिया लगेगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज खत्म करता हूं पढ़ा के, क्या, हिस्टामिन। अब एक कुछ मेडिसिन होती हैं, क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन, है ना, एंटी हिस्टामिन। इसको आप लोकल नाम दे देते हो एंटी एलर्जिक, है ना। हिस्टामिन क्या होता है, कुछ मास्ट सेल जब टूटते हैं दे रिलीज हिस्टामिन, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या काम करता है, सुन लो। एक बंदे को एलर्जी हो गई, किसी बंदे ने, सिंपल बात है, किसी बंदे ने कोई मेडिसिन खाई, मैंने पहले भी शायद पढ़ाया था, उसको वो मेडिसिन एलर्जी कर गई एकदम से उसकी बॉडी में खारिश शुरू हो गई, या घबराहट हो गई उसको, टेंडरनेस, कुछ भी ऐसा, है ना, स्वेलिंग, कुछ भी ऐसा, एकदम से घबराहट, कुछ भी हुआ ऐसा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, पूरे बॉडी में रेडनेस हो गई। आप उसको एकदम से उठाकर कहाँ लेके जाते हो, डॉक्टर के पास। जबकि एलर्जी क्या है, बॉडी का एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। कौन सा रिस्पॉन्स है, तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों लेके जाते हो, वो तो बॉडी अच्छा कर रही है ना। आपने कोई टैबलेट खाई, आपको एलर्जी कर गई, और हर टैबलेट के ऊपर लिखा होता है, हर मेडिसिन के ऊपर, चीज के ऊपर लिखा होता है, इफ यू आर एलर्जिक टू दिस, इसको मत लो आप। अगर आपने ले ली, मुझे पता है कि आई एम एलर्जिक टू दिस पर्टिकुलर एबीसी, मैंने वो ले ली गलती से, मैं पहली बार ली और मुझे एकदम से डॉक्टर के पास ले जाओ, रश करते हैं ले जाओ, क्यों भाई, वो तो बॉडी का डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। तो फिर हम डॉक्टर के पास इतना रश क्यों करते हैं बच्चे, बोलो, बॉडी का कौन सा रिस्पॉन्स है, बोलो, डिफेंसिव। बॉडी क्या कर रही है, डिफेंस। फिर हम एकदम कहते हैं डॉक्टर के पास लेके इसका इलाज करवाओ, वरना बंदा क्या होगा, मर जाएगा। मौत हो भी जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बंदे की डेथ भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्यों लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वही तो बनेगी, कुछ ना कुछ वो बना है, एंटीबॉडीज बनी है, बॉडी के जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसने एकदम से रिस्पॉन्स किया, वही तो डिफेंसिव रिस्पॉन्स तो वही हुआ ना। अब इसमें सारा कुछ आ गया ना, आपके WBC, एंटीबॉडी, ये वो सब आ गए, इसमें सब आ गए। बताओ फिर क्यों लेके जाते हैं, ये तो अच्छी चीज है ना, बॉडी का डिफेंस क्या है, अच्छा। एक बंदे ने मेडिसिन खाई, उसको एलर्जी हो गई, या कुछ भी खाया, उसको वो सेट नहीं बैठा, एलर्जी कर गया, आपने एकदम से आप डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हुआ, डॉक्टर ने आगे उसको बोल दिया कि आगे से भाई साहब ये वाली पर्टिकुलर चीज से गुरेज रखो, आपने नहीं लेनी, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी के डिफेंस वाले सिस्टम को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उसने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। मान के चलो मैंने ABC मेडिसिन खाई और मुझे एलर्जी हो गई, एकदम से मुझे हॉस्पिटल ले गए, आगे से मुझे वो डॉक्टर लिखता है, अब डॉक्टर के पास जाते वो पूछता है किसी मेडिसिन से एलर्जी, आप बोलते हो नहीं या है बोलते हो, तो वो मेडिसिन कभी भी नहीं देगा आपको, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन मना करते हैं, खुद डॉक्टर मत बनो, यूट्यूब पर या व्लॉग्स देखकर मेडिसिन मत खाओ। होता क्या है, बॉडी के डिफेंस सेल से, मास सेल से क्या निकलता है, हिस्टामिन। ये समझने वाली बात है, एक छोटा सा टॉपिक था एलर्जी, NCERT ने लिख के थोड़ा 4 लाइन देकर छोड़ रखा है। हिस्टामिन एक बहुत पोटेंट वैसोडाइलेटर है बेटा, पोटेंट वैसोडाइलेटर, पोटेंट का मतलब है बहुत स्ट्रांगली एक्ट करने वाला वैसोडाइलेटर है। होगा क्या, मान के चलो आपका ब्लड वेसल का डायमीटर ये है, नॉर्मली ये, तो भाई साहब कोई चीज एलर्जी कर गई, है ना, क्या आई, हिस्टामिन। इसने ब्लड वेसल का डायमीटर इससे क्या कर दिया, ये कर दिया। अब ये क्यों करती है कि जितना डायमीटर बढ़ जाएगा, अपनी तरफ से बॉडी ये सोचती है कि भाई साहब उतने जल्दी बॉडी के WBC साइट ऑफ इन्फेक्शन या प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। जैसे रश हो जाए तो दरवाजे खोल देते हैं ना, बोलते हैं ना एग्जिट, सिनेमा घरों में गए हो तो वहां लिखा होता है एग्जिट डोर, वो बड़े होते हैं कि यहाँ से दिक्कत आ जाए तो भाग जाओ,
वो डोर बड़े होते हैं ना, एग्जिट बड़े होते हैं ना, ये से ये हो गया, फिर क्या हुआ, जब हिस्टामिन आया, हाँ हाँ ये से, अब देखो जितनी एलर्जी ज्यादा होगी बॉडी मास सेल क्या छोड़ रही है, हिस्टामिन 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 हिस्टामिन, और हिस्टामिन क्या कर रहा है, वेसोडाइलेशन, वेसल्स डाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करता है ना, तो फिर क्या होगा, बोलो, मास्ट सेल से जो ब्रोकन मास्ट सेल्स हैं, क्या निकला, हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है, वेसल्स को डायलेट कर रहा है, होगा क्या, अगर नहीं ट्रीट करोगे ब्लड का प्रेशर फॉल कर जाएगा, डेथ हो जाएगी, इसलिए इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली चाहिए। और ऑब्वियस है, जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो प्रेशर कम होगा, क्या प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, तो प्रेशर इतना कम हो गया अल्टीमेटली फिर बंदा भगवान को प्यारा भी हो सकता है। तो डॉक्टर क्या देते हैं, एकदम से जाते हो एंटी हिस्टामिन, रोकते हैं, भाई रुक जाओ, हिस्टामिन काम नहीं करना, रोको। इम्यून सिस्टम को कई बार डॉक्टर एकदम से स्टेरॉइड्स भी देते हैं, ग्लूकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं, स्टेरॉइड्स, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, एकदम से वो इंजेक्शन लगाते हैं कि इम्यून सिस्टम को सुलाओ, रोको, मत छोड़े हिस्टामिन, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, बंदा मर जाएगा। इसलिए एलर्जी हो एकदम से गो टू डॉक्टर। आपने इतना नहीं, आप सिंपल सा बोलते हो, बालों में डाई लगाते हो ना, आपको जाके डाई लगा लेते हो, लड़के लड़कियां मुझे नहीं पता ना, आप जाते हो डाई लगा, उस पर भी इतनी बड़ी इंडिकेशन होती है कि भाई साहब इसको पहले कान के पीछे लगाकर 24 घंटे लगाने के बाद छोड़ दो, फिर क्लीन करके 24 से 48 घंटे वेट करो, कहीं कोई रेडनेस तो नहीं हो रही, खारिश तो नहीं हो रही, हो तो उसको मत लगाओ। मोस्टली लोग के बार तो डाई लगा देते हो, एकदम भागना पड़ता है, मुंह लाल, बॉडी लाल, भागो डॉक्टर के पास, उस पर लिखा होता है इतना इतना बड़ा, कंपनी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, कंपनी ने लिख रखा है, हम लोग नहीं करते, हम गए कहते जल्दी कर दे बस। अब ये एक और पंगा है, आपकी हर बंदे की बॉडी का, किसी को किसी से एलर्जी है, दूसरे को नहीं है, ये आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते, पता नहीं कब आपकी बॉडी कहां पर रिएक्ट करती है, ये सब हो रही है, आपके वो कंट्रोल में तो है ही नहीं, इसलिए वो जो है तो उसको चेक करो। कभी बोलते हैं ना, इवन देन आपको पता होगा कि मैडम यहाँ पर जॉब करते थे, मैं आई थिंक नाम नहीं लूंगा उनका, वो एक दिन आए और उनका मुंह भरा पड़ा पूरा, रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनका मुंह भरा पड़ा, और हमने मैम क्या हो गया मैडम, मैं कहा अरे भाई क्या हो गया, कहते वो फेशियल करवाया था, सच बोलता हूँ, कहते रिएक्शन हो गया, और सारे मुंह पर जहाँ जहाँ वो उन्होंने यूज़ किया होगा वो केमिकल या जो भी थी, वो कहते मुझे 3 महीने हो गए, आई एम टेकिंग मेडिसिन, बट स्टिल इनके मुंह भरा पड़ा था जख्मों से, जख्म यू कैन लेजर्स, जख्म। अभी भी उसके बाद मैंने थोड़े दिन पहले मिले, 6 महीने हो गए इस बात को, अभी भी वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे। कहते वो शादी थी, जल्दी जल्दी गोल्डन फेशियल करवाया था, फिर मैंने मुझके मिले, मैं कहा मैडम सीरियसली इधर नीचे मिले, मैं कहा मैडम एक बार गोल्डन फेशियल और करवाओ आप, कहते मैं जिंदगी में नहीं करवाना, गोल्डन छोड़ो, मैंने सिल्वर भी नहीं करवाना, छोड़ ही दिया, फेशियल करवाना ही नहीं। अब वो हजारों बार करवा चुके थे, अब पता नहीं कौन सी क्रीम, वो पार्लर वाले ने बोला होगा कि नहीं आई है, इसके ऊपर यूज करते हैं, काम हो गया। सच है, सफेद बाल है, गए कर दे काले, कहता आ जाओ, ने लगाई डाई, 10 मिनट बाद आप भाग गए डॉक्टर के पास, कुछ भी केमिकल, कोई पाउडर है, कोई पता नहीं, कुछ भी बॉडी को पसंद हो ना पसंद हो भाई, इसलिए स्पेशल केमिकल्स उसको सोच के विचार कर, पता चले आप बाल गोल्डन करवाने गए हो, ये थोड़ा गोल्डन कर दो, शादी है तो रिएक्शन कर जाए डाई और बाल पूरे जबरदस्त गोल्डन हो जाए, हैं क्लियर होता है ऐसे। मैं आपको पता ही होगा, मैं आपका नाम चलो
नहीं तो बुला लूंगा कि बच्चों को एक बार दिखा दो गोल्डन फेशियल। मैं ये नहीं कहता फेशियल ना करवाओ, मैं ये नहीं कहता ये ना कराओ, लेकिन हर चीज को थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, फीवर भी एक बॉडी का रिस्पॉन्स है बच्चे। फीवर फीवर क्या है? बुखार आना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। देखो, अपने तरफ से आपकी बॉडी हर वो मुमकिन काम करेगी जहां तक वो आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी है फॉरेन पार्टिकल से बचा सके, अपनी तरफ से बॉडी करेगी। तो सबसे पहले बुखार आता है, तभी आपको पता चलता कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर आप टेस्ट करवाते हो सारे, है ना, सीबीसी करवाया, टाइफाइड है जी, मलेरिया है, या और कुछ भी जो डॉक्टर ने बोला आप करवाते हो। फीवर एक क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स। सबसे पहले बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है कि ये बैक्टीरिया जो या वायरस या जो पैथोजन आया है, बॉडी कहती है कि मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाकर इसको कोशिश करती है उसको इनहिबिट करूं या उसको किल कर दूं। लगातार फीवर आने के वजह मतलब क्या है कि बॉडी कोशिश कर रही है मैं इसको रोकूं, इसका मतलब कुछ तो बॉडी में है। तो हम टेस्ट के लिए जाते हैं। तो फीवर भी जो है वो नॉर्मल, अगर नॉर्मल ग्रेड से ज़्यादा हो आपको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब कोई ना कोई फीवर क्यों आता है, कोई ना कोई टॉक्सिन, केमिकल, है ना, पैथोजन क्या है बना रहा है आपकी बॉडी में, जिसके रिस्पांस में बॉडी क्या कर रही है, उसको खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। तो फीवर भी एक तरह से इम्यून सिस्टम का ही एक बहुत अच्छा। अगर देखो फीवर ना आए आपको कैसा पता चले? अगर दर्द ना हो, हम पेन किलर खाते हो, याद रखना पेन किलर इज नॉट अ सोल्यूशन। जिंदगी में एक चीज याद रखना, पेन किलर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। पेन किलर इज सिम्टोमेटिक, टेम्परेरी आप पेन किलर ले सकते हो। अब एक बंदे की डिस्क स्लिप हो गई है, घुटना टूट गया है या घुटने में फ्रैक्चर है, तो भगवान ने पेन भी आपको क्या दिया है? एक बहुत अच्छा सिग्नल। जहां पेन होती है इसका मतलब वहां पर कुछ तो एबनॉर्मेलिटी है। पेन किलर इज जस्ट टू सप्रेस द पेन, नथिंग एल्स। पेन एक इशारा है कि इसकी भाई ट्रीटमेंट करवाओ, इसका ट्रीटमेंट करवाओ। पेन किलर खाने, कुछ लोग होते हैं सारी उम्र पेन किलर ही खाई जाते हैं बेवकूफ़ी तरह। तो दर्द होती थी गोली खा ली, दर्द होती है गोली खा ली, गोडे दर्द होते सी गोली खा ली। कुछ समय के लिए दर्द ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चलेगा जो आपके जोड़ हैं वो दैट बिकम ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस है, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उसमें कुछ भी ऐसा हो गया, मान के चलो आपने ध्यान नहीं दिया। तो पेन किलर तो एंड सोल्यूशन मैं मानता हूँ अपनी तरफ से कि बहुत ज़्यादा है तो आप ले सकते हो, वो भी सिंपल स्ट्रॉन्ग पेन किलर तो कभी नहीं लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो हार्म जरूर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज, और एक पढ़ेंगे हम एंटीबॉडीज। क्या पढ़ेंगे? तो निकालो जरा भाई अपनी एनसीईआरटी निकालो जरा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह हम पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक तो होती है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई बोलते हैं इसको, और दूसरा कौन सी होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। एक एंटीबॉडी से इम्यूनिटी आई, एक आपके सेल्स में आपके आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज में एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी एक अच्छा काम क्या करती है आपको याद हो, अगर पता हो, पहले भी मैं बता चुका हूं ये साथ में मेमोरी सेल भी बनते हैं, पता है? याद करो, बताया हुआ है ये सारा टॉपिक। एंटीबॉडी में क्या होता है कि मेमोरी सेल साथ में बन गए, वो स्टोर हो गए, कि वो याद रखते हैं कि भाई फलाना फलाना दिन को, फलाने फलाने टाइम को फलाना फलाना बैक्टीरिया वायरस आया था, और इसका पहला रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होता है। एंटीबॉडी, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, पहला रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होगा, दूसरा रिस्पॉन्स, पहला रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होगा, फिर थोड़ा हाई होगा,
दूसरा रिस्पॉन्स तो भाई साहब एकदम से ऐसे होगा, मान के दिस इज रिस्पॉन्स ए, दिस इज रिस्पॉन्स बी। अब है क्या, अब किसी को रेबीज कुत्ता काट गया, हम प्रिकॉशनरी क्या लगाते हैं, टीके। उस इंजेक्शन में क्या है, उस इंजेक्शन में कहीं ना कहीं रेबीज के वायरस इनएक्टिव फॉर्म में या वीकन फॉर्म में या डेड फॉर्म में होते हैं, डिपेंड अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन। वो आपकी बॉडी में हमने बहुत कम डाल दी। जब डाले तो आपकी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किए, एंटी, आपकी बॉडी ने क्या प्रोड्यूस की, एंटीबॉडीज। तो बुखार भी आता है ना। अब आपकी बॉडी को याद हो गया कि ये वाला वायरस था, और साथ में क्या बना दिए, मेमोरी सेल। अब मान के चलो अगली बार वो सचमुच में वायरस एंटर किया, आपकी बॉडी धड़क से उसके अगेंस्ट, ये वही था, एकदम से लाइन लगा देगी एंटीबॉडीज की, एकदम से एंटीबॉडी की एकदम लाइन लग जाएगी, और इतना स्ट्रांग रिस्पॉन्स होगा, सेकंड रिस्पॉन्स, कि आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो जितनी भी वैक्सीन है, जितनी भी आप वैक्सीन पढ़ते हो बेटा, उसके पीछे, वैक्सीनेशन के पीछे यही फंडा है। आप टाइफाइड की वैक्सीन लगा रहे हो, आप हेपेटाइटिस की लगा रहे हो वैक्सीन, आप डीपीटी की लगा रहे हो, कोई एमएमआर की लगा रहा है, उसमें वही बैक्टीरिया, बीमारी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डेड फॉर्म में, वीकन फॉर्म में, या उसका टॉक्सिन, ठीक है, वही होता है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर देता है, स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो बड़े कम फॉर्म में होता है। इम्यून सिस्टम जाग गया, अगर असली वो वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन आया, अगली बार वो क्विक रिस्पॉन्स देगा। जैसे वैसे है कि एक बार किसी के घर चोरी हुई, पहली बार उसको पता नहीं था भी बैक्टीरिया वायरस कहाँ से आया, मतलब चोर कहाँ से आया, चोरी हुई घर पे, या किसी देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला किया, हमला अचानक हुआ, उसको पता नहीं लगा भी इसके पास कौन से हथियार हैं, कितने डेडली वेपन्स हैं, ठीक है, हो गया, जो डैमेज होना था उसका हो गया। अगली बार वो तैयार रहेगा कि इस देश के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, हमें इससे लड़ना है तो इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ अगर बन जाए एक बार, तो डिपेंड की कितनी देर आपकी बॉडी उसको रिकॉल रखती है, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है ये। एक बचपन में आपको बीसीजी लगा दी, उसके बाद जब दोबारा कोई ऐसा वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन आया, बॉडी ने एकदम से एंटीबॉडी बनाई, किल कर दी। इसलिए वैक्सीनेशन का बेस ही यही है। आप कोई भी वैक्सीन लगाते हो, वो आपकी बॉडी में अल्टीमेट, वो जिस चीज़ की आप वैक्सीन लगा रहे हो ना, ये मान के चलो वो बीमारी जिससे होती है, वो कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, कुछ भी है, वही आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, लेकिन बड़े वीक फॉर्म में, बड़े कम फॉर्म में, ताकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को जगाया सके। लेकिन अगर दोबारा वो वायरस असल में आ जाए, तो आपकी बॉडी उसको खत्म करे। और ये भी नहीं है कि एंटीबॉडी लगा ली या वैक्सीन लगा ली और 100% आप सेफ हो। ये भी आपको बता दूं कि मैंने तो भाई साहब वैक्सीन लगा ली डीपीटी की, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नहीं, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब एक बंदे ने वैक्सीन लगा ली किसी चीज़ की, आप एक्सवाइटेड टेटनस की लगा ली, मान के चलो, टाइफाइड की लगा ली, ये थोड़ी है मैंने टाइफाइड की वैक्सीन लगा ली तो मुझे टाइफाइड होगा ही नहीं। हो सकता है, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं होगा, वो उस लेवल पर मुझे डैमेज नहीं कर पाएगा। होगा, लेकिन मेरी बॉडी उसको टैकल कर लेगी। ये नहीं है कि वैक्सीन लगा ली तो मुझे बस जी, मैं तो लगा ली टाइफाइड की वैक्सीन, मुझे तो जो मर्जी खिलाओ, मुझे टाइफाइड नहीं हो सकता। गंदा खाना खिला दो, जो मर्जी है, टाइफाइड के बैक्टीरिया भी खिला दो। हो सकता है भाई साहब, ये कहीं नहीं लिखा कि नहीं हो सकता। डीपीटी, एमएमआर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतना सीवियर वो नहीं होगा। आपकी बॉडी उसको टैकल कर लेगी, वो टैकलेबल है, कंट्रोलेबल है। वो आपके लिए उतना फैटल नहीं होगा। दो बंदे हैं, एक ने वैक्सीन लगाई है, एक ने नहीं लगाई, दोनों को टाइफाइड की वैक्सीन मान के दोनों को टाइफाइड हो गया। अब जिसने नहीं लगाई, हो सकता है टाइफाइड उसको थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे दे, ठीक है। जिसने लगाई है उसका डैमेज होगा, लेकिन बहुत माइनर, कम या ना के बराबर होगा, या बिल्कुल ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि उसको वो हो नहीं सकता, हो सकता है, ठीक है, क्लियर।
तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में वही हम पढ़ते हैं बेटा, हमारे बॉडी के डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली सेल बनते कहाँ पर है? बोन मैरो, वेरी गुड। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। तो कई बार एक क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट बच्चे बोल देते हैं जी थाइमस में बनता है, नहीं, बनता कहाँ पर है? बोन मैरो। गो तो बोन मैरो, बोन मैरो का अल्टीमेट जो है वो बोन मैरो में बनेगा। उसके बाद टी सेल्स जो है वो मैच्योरेशन थाइमस में होती है, ठीक है, इसलिए उसको टी सेल्स हम कह देते हैं, थाइमस टी सेल्स, ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। वहां पर स्टेम सेल्स होते हैं जो जरूरत पड़ने पर सेल्स जो है बॉडी के वो बना देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब कुछ सप्रेसर सेल भी होते हैं, या रेगुलेटरी सेल्स, या टी रेगुलेटरी सेल्स भी बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? मान के चलो दो देशों में जंग छिड़ी, गोलियां बरस रही हैं, ना वो रुकने का नाम ले रहा है ना वो रुकने का नाम ले रहा है, उधर से सारे दूसरे दुश्मन खत्म हो गए, फिर भी अब ए साइड वाले गोलियां चलाई जा रहे हैं, हट ही नहीं रहे। दो बंदों में लड़ाई हो गई, दो देशों में, दो जगहों पर, उधर के बंदे काफी मर गए, इधर वाले फिर भी धड़ाम धड़ाम गोलियां चला रहे हैं। वो तो क्या हो गया? बेफालतू, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहा है ना। अगर हमारी बॉडी ऐसा करे कि बैक्टीरिया आया वो मर गया, लेकिन हमारी बॉडी के WBC या कोई और इम्यून सिस्टम के साथ हटे ही ना, कहते जी ऐसी की तैसी मार के छोड़ना, वो केमिकल छोड़ी जा रहे हैं, रुकना पड़ेगा ना। अब आपको पेपर आता, अब लिखी जा रहे हो, एग्जामिनर क्या बोलता है? बस कर जा, 3 घंटे हो गए भाई, शीटें भर गई हैं, क्या करोगे, बस कर जा। सप्रेसर रोकना भी पड़ता है, बस फंक्शन सप्रेस भी करना पड़ता है, भाई रुक जा, मर गया अगले वाला, ये मरे हुए बंदे को गोलियां क्यों मार रहे हो? वो क्या लॉस क्या हो रहा है? गोलियों का लॉस हो रहा है। अब एक कहावत है कि एक मक्खी को मारने के लिए तोप तो नहीं चलानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मक्खी बैठी है, मान के चलो मुझे, मैं उसको मारना है, मैं तोप चला दूं, मक्खी तो मर जाएगी, लेकिन वो पीछे ना एक डैमेज बड़ा जबरदस्त छोड़ जाएगी तोप, क्यों नहीं छोड़ेगी? वो काम नहीं चाहिए ना। बंदा मर गया, उसको बंदा फिर गोलियां मारी जा रहा है, हो सकता है कभी गोली उसको लग जाए वापस क्या फायदा? सिंपल सा फंडा है कि कुछ सप्रेसर्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो कहते हैं नहीं यार बस बस हो गया काम, जो तूने करना था बहुत बढ़िया किया, बॉडी ओके डन है, रुक जा। रुकना भी है कि नहीं? कि नहीं रोकना? ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे इम्यून सिस्टम के। और इसके अलावा देखो भाई आपका और कौन सा इसमें जो है, तो इसके बाद तो फिर आई विल गो फॉर द वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज डन। हाँ वो तो करना ही है, वो तो मैंने अभी करवाया ही नहीं, स्ट्रक्चर तो बच्चा मैंने अभी करवाया ही नहीं, स्ट्रक्चर तो अभी करवाया ही नहीं मैंने, तो अभी करवाना है आपको। इनेट इम्यूनिटी यू हैव डन, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, सेल वाले, साइटोकाइनिन्स जो आपकी बॉडी में केमिकल्स छोड़ते हैं, इंटरल्यूकिन्स भी होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, एक सेल को पता चला कोई आया है, एक जगह पर आग लगी, तो जो अलार्म सिस्टम होता है वो बजने लगता है, वो पूरी के पूरे एरिया को क्या बोल देता है? अलर्ट, क्या बोलता है? तो हमारी बॉडी में भी ऐसे केमिकल्स आते हैं जो मान के चलो कुछ बैक्टीरियाज को, कुछ बॉडी में बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आया मतलब जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो कुछ हमारी बॉडी के सेल्स ने उसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल छोड़े, और उन्होंने बाकी सेल को अलर्ट कर दिया कि बाहर से कुछ आया है, तैयारी रखो। इंटरल्यूकिन्स होते हैं, साइटोकाइन्स, तैयारी रखो। जैसे हल्की सी आग एक जगह पर लगी, वहां के स्मोक डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और पूरे एरिया में रिंगिंग कर दी कि यहाँ लगी है तो वहां भी फैल सकती है, अलर्ट पर आ जाओ। तो वैसे ही बॉडी के सेल्स होते हैं, अगर उनके पास कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ आया, उन्होंने उसको मारा या उन्होंने उसको मारा, तो वो कुछ ऐसे केमिकल छोड़ जाते हैं, रिलीज करते हैं, जो बाकी सेल्स को, अब हर समय आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं रहता और होना भी नहीं चाहिए।
वरना ऐसी खतरनाक बीमारियां उल्टा इंसान को हो जाती हैं। देखो ये काम कम करे तो पंगा, इम्यून सिस्टम ज़्यादा करे तो पंगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा काम करे तो जैसे मैंने बोला था कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून सिस्टम की वजह से होते हैं, आर्थराइटिस से, ऐसे बहुत से डिसऑर्डर्स हैं। और मैंने एक पढ़ाया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी किया था कि न्यूरॉन्स डैमेज होने शुरू हो जाते। तो ज़्यादा काम करे, आपने एक गार्ड को रखा कि घर का ध्यान रखे, वो इतना चौकन्ना था कि आपको डंडे मारने लगा आके। आपने बोला था कोई आदमी ना अंदर आने पाए, कोई आदमी, आपने ऐसे किसी गार्ड को आपने अपने घर पे गार्ड रखा कोई, और आपने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी, सुन ले मेरी बात, मुझे इस एरिया में कोई बंदा नहीं दिखना चाहिए। कहता जी जो आ गया, और आप सैर करने निकले, पीछे से डंडा आपके सर पे ठोक दिया, आपने बोला ये क्या किया, और आपने तो बोला था कोई बंदा नहीं दिखना चाहिए। हाइपर एक्टिविटी खतरनाक है, ऐसा इम्यून सिस्टम हो जाता है। फिर उसको रोकने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। कम काम करे तो पंगा, तो सब कुछ भाई साहब नॉर्मल चलने दो। दिमाग ज़्यादा काम करे तो खतरनाक, कम करे तो खतरनाक। इसलिए कहते हैं दिमाग एक अच्छा क्या है, स्लेव, इट्स अ गुड स्लेव बट बैड मास्टर। नौकर अच्छा है, इसको नौकर बना के रखो। गुड स्लेव बैड मास्टर, मास्टर खतरनाक है ये, फिर अपनी चलाएगा, फिर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप बॉडी पर कंट्रोल। वैसे ही जैसे आजकल मोबाइल है, मोबाइल को खरीदा किसने, आपने। ऐप्स डाउनलोड किसने की, आपने। मालिक वो किसका बन बैठा है, आपका। सही है क्या गलत है? मोबाइल है तो मजे से उसको बंद कर दो, 4 दिन जिंदगी जियो। एक ऐसी बुक है मैंने पढ़ी थी, उसमें था, नाम भूल गया, उस बुक में था कि आप जिंदगी ऐसे जियो, एक दिन ना घर पे अपनी घड़ी छोड़ाओ जानबूझकर, वॉच, रिस्ट वॉच, और देखो आप जिंदगी, उस दिन घड़ी ना देखो, और देखो आपको टाइम का कैसे पता चलता है कि आपने बस पकड़नी है, आप कैसे पता चलेगा आपको। एक दिन आप लंच बॉक्स भूला और खाना नहीं खाना, आप देखो कैसे अरेंज करोगे। एक दिन आप वॉलेट घर भूला हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, पैसे नहीं है, और आप वो दिन कैसे मैनेज करते हो। बड़ी अच्छी बुक थी कि एक एक दिन लाइफ में कहता करके तो देखो कैसा फील होगा आपको। आप घर से निकलते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं, मोबाइल, हाँ बैग छोड़ो, बैग में किताब है नहीं है, मोबाइल चाहिए भाई। फिर रास्ते में स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ हाँ अभी अभी बस निकला हूँ, आजा आजा, ड्रॉप करता हूँ तो कोई उठाता हूँ वहां से, है ना, यहाँ से, हाँ वो हाँ देखा तो था, वहीं से गुजर रही थी, गुजर रहा था, बैग में किताब कोई नहीं है। यहाँ पर आगे बोलते किताब निकालो, ओ, फिर ऐसे एक्सप्रेशन होता, ओ, जैसे पता नहीं इतना गिल्टी कॉन्शियस, महीने से किताब पर मिट्टी पड़ी हुई है, उठाई नहीं, और एकदम से क्लास में, ओ मर गए, ओ सो पढ़ रहा था, बेड पे रह गई, टॉपिक कर रहा था सर, बेड पे रह गई, कल पक्का, कल लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा। ये 10th वाले ऐसे करते हैं, मैं सच बोलता हूँ। और पेन ही लेके आया, ओ सर कॉपी बना रहा था, मुझे रह गया। लिटरली इनका डेली का काम है। कभी एसएसटी की बुक छोड़ आते हैं घर पे, कभी साइंस की, कभी कोई, ये बहाना क्या है, बुक कहाँ पे, सर बाइंड करने दी है, उन्हें दी नहीं वापस, कमाल है। बाइंड करने वाले को ना पक्की दिया है, बाइंड करो। वो क्या था उसका, आपने सुना होगा, रामानुजम तो सुना होगा ना, उसने तो 10वीं फेल हो गया था और सिंपल क्लर्क की जॉब लगा बंदा, लेकिन उसके मैथ से लोग प्रभावित थे जबरदस्त। और उसके बाद फिर उसने बुक्स पढ़ता था, करता था, किसी ने बोला कि हार्डली के भाई ये मैथ का सॉल्व करके भेज दो, उसने 100 थ्योरम सॉल्व करके भेज दी हार्डली को। हार्डली विनबर्ग लॉ पढ़ेंगे अभी, +2 में है, उसने भेज दी, उसने भेज दी, और नहीं अभी आएगा, फिर आएगा, पॉपुलेशन में आएगा, आएगा आएगा आएगा, अभी आएगा, एक बार और आएगा, उसने भेज दी, आएगा अभी एक बार और आएगा वो, उसने भेज दी। उसने बोला प्रोफेसर हो कहीं, कहते ना, मैं तो सिंपल बंदा, कहता आजा, उसको बुला लिया, और काफ़ी देर हार्डली ने उसके साथ काम किया। बड़ी यंग एज में रामानुजम मर गया था,
कहते हैं 34-36 साल में मर गया था, बिकॉज वेजिटेरियन था, बाहर का कुछ खाता नहीं था। और ठीक है, उसको वहाँ का सेटलमेंट नहीं बैठा। और मरते वक्त जब हार्डी उसके घर का पता लेने गया था तो एक नंबर भी था, मैं भूल गया वो नंबर। उसने उसकी गाड़ी का नंबर देखकर बताया था कि ये नंबर के बारे में उसने 3 चीज़ें बताई थी, पता है आपको? हार्डी उसका पता लेने गया, रामानुजन बीमार था, वो एक नंबर था, मुझे भूल गया है, 6th-7th क्लास में आता है वो नंबर, याद है किसी को? आई थिंक वो 11 का स्क्वायर या 11 का क्यूब है, आई एम नॉट श्योर। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 11 का क्यूब क्या होगा? 1। शायद कुछ ऐसा ही था, मुझे 11 या 12 का। वो कहता है दुनिया में ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद कोई 4 डिजिट बन नहीं पाएगा, ऐसा कुछ उसने बताया। और उसने उस नंबर के बारे में ऐसे ही उसने बोला मेरी गाड़ी का नंबर ऐसा बकवास है। कहता नहीं यार, जबरदस्त नंबर है। 3 बातें बताई। एक बात उसने बताया सबसे ऐसा, ये नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। फिर उसने बताया कि ये एक तो हार्डी के जिंदा रहते रहते उसके बाद रामानुजन मर गया। हार्डी ने दूसरा उसका वो पॉइंट ढूंढा, और हार्डी अपनी विल में लिख के गया था कि ये तीसरा पॉइंट ढूंढना है। और हार्डी के कहते हैं मरने के कुछ 26 साल बाद वो तीसरा पॉइंट ढूंढा गया। उसने बोला था रामानुजन ने बोला तो ठीक हो, अपनी विल में लिख के गया था। ऐसे भी बंदे हुए हैं दुनिया में। और पढ़ना पड़ेगा भाई, आप सोचो पढ़ना नहीं है, ये तो अलग टाइप के बंदे हैं जो दुनिया में हुए हैं, जिनका नाम चल रहा भाई, ठीक है ना। मैथ में गुरु थे, महान थे। और ऐसे काइसी भी, एडवर्ड काइसी पढ़ाया था, सुना है? काइसी के बारे में बोला तो बताया था नहीं? एडवर्ड काइसी के बारे में बताया था आपको? नहीं बताया था? अरे यार, उसके पीछे हिटलर लगा, इतना जबरदस्त बंदा। स्टोरी आपको सुनाऊंगा। ऐसा बंदा हुआ है जिसने, काइसी एक बंदा था और उसने दुनिया हिलाई थी पूरी। बड़े जबरदस्त बंदे दुनिया में हुए हैं, बहुत जबरदस्त बंदे दुनिया में हुए। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। पॉइंट इतना है, आप उसको कब ढूंढ लेते हो, कब पहचान लेते हो, और कब आप उसको अपने से बाहर निकाल लेते हो। भगवान ने हर किसी को हर चीज़ से एक पॉलिश किया है, फ्लरिश किया है। डिपेंड आप पे है, आपने क्या करना है, कितना पढ़ना है। कुछ 2 घंटे पढ़ के कहते हैं ओके हो गया, कुछ 10 घंटे पढ़ के कहते हैं ओके नहीं हुआ अभी पढ़ना। पढ़ाई की बात क्यों लाता हूँ? क्योंकि अभी आपको पढ़ना है। और मैं कभी नहीं कहता कि 90% नंबर लो, 95 लो। 95, 99, 99% लेने वाले बच्चे मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कुछ बड़ी बढ़िया करते हैं। वो एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ना उन्होंने कभी मूवी देखी होगी, ना कभी घर से कोई ऐसे दोस्तों के साथ बंक मारा होगा। जो 60-70% वाले होते हैं वो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है, उन्होंने मारा ही बंक है। उन्होंने बीच में होते ना 89, 80 के बीच वाले बच्चे, वो बेस्ट होते हैं। क्यों? उन्होंने बंक भी मारा है, उन्होंने मस्ती भी की है, उन्होंने पैटीज भी चोरी खाई हैं, उन्होंने कंटीन में भी मटरगश्ती की है, और उन्होंने पढ़ाई भी की। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि पढ़ो भी और मस्ती भी करो। मैंने कहीं बोला कि 18 घंटे पढ़ो, मैं बोलता 24 घंटे या 3 में बांटो, 8 घंटे सो, 8 घंटे घूमो, 8 घंटे पढ़ लो, बस सिंपल फंडा। 15-16 घंटे में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, नो नेवर, कभी बेवकूफ़ी मत करो। इतना तो मैं कभी जिंदगी में खुद नहीं पढ़ा। जब पढ़ो मस्ती के साथ पढ़ो और एंजॉय के साथ, ठीक है। और आपका अभी टॉपिक कौन सा बचा? इम्यून सिस्टम में हमने करना है एंटीबॉडी की डायग्राम कैसी होती है। और एक शब्द पढ़ाया था ना उस दिन आपको, कौन सा था? IgG, ये मदर टू चाइल्ड जाती है। ये मदर टू चाइल्ड जाती है वाया कोलोस्ट्रम, जो पहला दूध माँ का येलो स्टर की वो जो फ्लूइड होता है, सबसे बड़ी एंटीबॉडी। ये जब पैरासाइट से इन्फेक्शन करते हैं तब बढ़ जाती है। डी माना जाता है एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ती है।
ठीक है, तो ये इसको पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर इसकी वही पढ़ेंगे हम, 2 लॉन्ग चेन 2 शॉर्ट चेन और यहाँ पर आपका, ठीक है, सारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बीच में। तो ये है